हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के लिए हमारी एक 30 प्रश्न की सीरीज़ चल रही है। उसमें आज हम प्रबंधन और विकास से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे, मैम प्रबंधन कराइए, तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। और एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो, मैराथन पे मैराथन करवाऊँगी 500 से हज़ारों प्रश्नों की। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊँगी और ग्रुप में भी प्रोवाइड कराऊँगी। जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं तो आपका 1 नंबर तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन 100% होगा। नोटिफिकेशन की बात है तो नोटिफिकेशन अब ये नहीं कह सकते कि इसका क्यों नहीं आ रहा, मतलब आना ही नहीं। आप देख सकते हैं पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से कोई भी व्यापम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब बैक टू बैक 3-4 नोटिफिकेशन आएंगे। हो सकता है नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम कराएं, हो सकता है जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम कराएं। तो एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि ऑर्डर पास हो गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। पीएससी वाले जितने भी लोग हैं जो पीएससी की तैयारी करते हैं, अच्छा खासा उनको रटने की प्रवृत्ति की बहुत आदत है, तो उन लोग की तैयारी 1 नंबर है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपनी तैयारी बेस्ट रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए जो प्रबंधन वाला जो टॉपिक है जो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में, उसमें से 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आपको एक पैसेज दे देंगे और पैसेज में से आपसे बोलेंगे कि उस पैसेज 4 उत्तर दे देंगे उस पैसेज में। तो आपको वो पैसेज में से छांट के आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो वो बहुत ईजी है, वो आप 8 नंबर आसानी से कर लेंगे। जो मेन प्रबंधन के क्वेश्चन है वो मैं आपको आज कराने वाली हूँ। किसी छात्र को अपनी शिक्षा एवं अध्ययन में सफलता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रमों एवं विषयों का उचित चुनाव करने के लिए दिया जाने वाला परामर्श क्या कहलाता है? धार्मिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श या सामाजिक परामर्श? परामर्श मतलब होता है सलाह देना। अब बोल रहे हैं छात्र को अपनी शिक्षा के लिए परामर्श लेना है, तो वो कौन सा परामर्श हो जाएगा? तो वो शैक्षिक परामर्श हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल कोई चीज़ें हैं उसके बारे में लेना चाहता है तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। सामाजिक, समाज से जुड़ी के लिए सामाजिक परामर्श हो जाएगा। धर्म के बारे में कोई जानकारी लेना है कि हम ऐसे पूजा कब कर सकते हैं, ये हम व्रत कब कर सकते हैं, इस तरह से कोई सलाह लेगा तो वो क्या हो जाएगा? धार्मिक परामर्श हो जाएगा। क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं? पाठ्यक्रम एवं विषयों के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कौन सा परामर्श हो जाएगा? शैक्षिक परामर्श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परामर्श को निर्देशन का अभिन्न अंग किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं वीडियो बनाऊं, वीडियो के अंतर्गत भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताती रहती हूं। वीडियो की पीडीएफ उस ग्रुप में दे दी जाती है, जो ग्रुप आपको हमारे नोट्स लेने के साथ मिलता है। उस ग्रुप में भी आपकी बेहतरीन तैयारी करवा रही हूँ और बेहतरीन हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी होगी नोटिफिकेशन के बाद। मतलब वो ग्रुप आपके लिए, ये है ना, ग्रुप आपके लिए एक सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा तरीका है। जिन लोगों ने भी नोट्स ले लिए हैं वो ग्रुप से जुड़ गए हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले सकते हैं। जानकारी मैं उसकी आगे दूंगी। परामर्श को निर्देशन का अभिन्न अंग किसने कहा है? जोन्स ने। परामर्श को निर्देशन का अभिन्न अंग किसने कहा है? मतलब निर्देश देन, मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो अब जब कोई किसी चीज़ को निर्देश दे रहा है, निर्देशन हमेशा कोई व्यक्ति खुद से तो होता नहीं है, हमेशा 5-7 लोगों के निर्देशन में ही कोई काम किया जाता है। तो वो भी अपना परामर्श देते हैं, इसलिए परामर्श को निर्देशन का अभिन्न अंग माना है। और ये किसने माना है? ये जोन्स ने माना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लो। परामर्श को निर्देशन का अभिन्न अंग किसने माना है? तो परामर्श को निर्देशन का अभिन्न अंग माना है जोन्स ने। किसने माना है? जोन्स ने माना है। अगला है, प्रत्यक्ष संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जिन लोग को भी वीडियो पसंद आते हैं, जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। किस टॉपिक में आपको परेशानी आ रही है वो टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके वीडियो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगी। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट से मुझे याद होता है। फिर आप सडनली मुझे जब व्हाट्सअप करते हो ना, तो आपका नाम जो होता है वो मुझे पिन हो जाता है दिमाग में कि हाँ आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं है तो 6260190944 पर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेव भी करा सकते हैं। तैयारी के लिए भी हम स्टेटस पे बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, तो उससे आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे। तो सभी लोग व्हाट्सएप पर हाय लिख के नंबर सेव का बोल दीजिएगा, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। आप मेरा नंबर सेव कर लेंगे तो आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे।
देखो प्रत्यक्ष संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, अपनी बात दूसरे से कहना। अब प्रत्यक्ष संप्रेषण क्या होगा कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो। आप प्रत्यक्ष मतलब एक व्यक्ति से कहा और फिर दूसरे एक व्यक्ति से आपने कोई बात कही है, जैसे कि उच्च अधिकारी होते हैं और उनको अपने निम्नतम अधिकारियों, निम्नतम जो कर्मचारी हैं उन तक बात पहुंचाना है, तो वो पहले अपने से छोटे अधिकारी से कहेंगे, वो उनसे छोटे से कहेंगे, वो उनसे छोटे से कहेंगे, तो वो उस प्रकार का संप्रेषण जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण क्या होता है, जो डायरेक्ट बात हो रही। अब इनमें देखते हैं हम क्या होता है। अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच सीधे संपर्क ना हो, संप्रेषण में पारस्परिक सद्भाव का उपयोग हो, विश्वास का उपयोग हो, लिखित संप्रेषण पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, संप्रेषण में मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम हो, यही होगा। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं और इस तरह से बात पहुंचाएं कि जो डायरेक्ट बात पहुंचे, बीच का व्यक्ति ना हो या बहुत कम हो, उस संप्रेषण को प्रत्यक्ष संप्रेषण कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष संप्रेषण क्या होता है, ऐसा संप्रेषण होता है जो मध्यस्थ या बिचौलियों उनकी संख्या क्या हो, न्यूनतम हो, मतलब बहुत कम हो, उसको प्रत्यक्ष संप्रेषण बोला जाता है। याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण में मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम हो। ये मेरे प्रैक्टिस सेट, अगर जो मेरे नोट्स के साथ जो प्रैक्टिस सेट मिला होगा ना, उसमें ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत क्या बताता है। सूचना कर्मचारियों के हितों के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल बताता है। अनुकूलता जो शब्द है वो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव मतलब वे दे रहा है, मतलब एक पॉजिटिविटी दे रहा है। अनुकूल मतलब आप बिल्कुल उससे हैबिचुअल हो जाते हो। तो अब जितने भी आपको उसमें पॉजिटिव आपको दिखेंगे कि पॉजिटिव कथन है, तो वो आपका सही ही होगा। सूचनाएं कर्मचारियों के हितों के अनुकूल होना चाहिए, सही है। सूचनाएं सभी वर्गों के हितों के अनुकूल होना चाहिए, ये भी सही है। सूचनाएं संस्था की नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों में यथाचित रूप से मिलनी चाहिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अनुकूल दिख रही है, टॉपिक से ही, शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि एक पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। ये टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। टोटल कितनी बुकलेट मिलेंगी आपको, 7 बुकलेट मिलेंगी प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। 7 बुकलेट मिलेंगी प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। ऑफलाइन मतलब आपके घर पर ये 7 बुकलेट आपके घर पर पहुँचेंगी और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ पर हम आपकी उसमें तैयारी कराएंगे। तो ये सभी जो इनमें क्योंकि मैं जैसा कि अपने हर वीडियो में बता रही हूँ कि शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो कुछ भी देते हैं उस टॉपिक से संबंधित, इसलिए हर टॉपिक की शुरू से अंत तक पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो आपको दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना आ गई, तो कब आरंभ हुई, किस मंत्रालय द्वारा आरंभ, में क्या राशि दी जाती है, किन लोगों को दी जाती है, अभी तक कितनी दी हुई, ये सभी आपको करना है। इसके लिए मैंने इस बात पे जोर दिया है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर हो। इसके लिए मैंने ये 3000 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस सेट रखा है और एक ये 1000 वन लाइनर का एक प्रैक्टिस सेट रखा है। एक 1000 वन लाइनर प्रैक्टिस सेट है, एक 3000 MCQ प्रैक्टिस सेट है। बाकी ये थ्योरी बुकलेट हैं। थ्योरी बुकलेट भी ऐसी नहीं है कि एकदम से हमने लिया और छाप दिया, पूरा हैंड रिटन है जो टू द पॉइंट है। जहाँ से ले जाए, विटामिन है तो विटामिन क्या होते हैं, उनके प्रकार, उनके नाम हैंड रिटन तरीके से कवर किया है। साथ में टेबल भी बनाया है, ICMR की रिपोर्ट भी डाली है, 500 प्लस योजनाएं कवर की हैं, स्वास्थ्य अभिकरण है, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य नीति है, NFHS 5 की रिपोर्ट है। ये सभी करंट डाटा जो वन लाइनर बुकलेट है, उसमें जो अभी बजट आया 2022 उसमें महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए, बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए हैं, ये सब कुछ कवर किया है। ये जो 7 बुकलेट प्लस हमारा एक जो ग्रुप है, उसका जो चार्ज है वो 1399 है, प्लस 100 कुरियर है। ये कुरियर बढ़ जाएगा अगर आप MP के बाहर कहीं मंगाते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, कहीं भी आप भारत में रहते हो ये पहुंच जाते हैं। अगर आप किसी गांव में रहेंगे तो ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचेंगे। अगर आप किसी बड़े ज़िले में या तहसील में रहते होंगे तो ये बाय कुरियर आपके पास पहुंच जाते हैं 8 से 10 वर्किंग डेज़ में। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है। 7 बुकलेट मिलेंगी जिसमें थ्योरी की बुकलेट भी रहेंगी, ऑब्जेक्टिव की रहेंगी और वन लाइनर भी मिलेंगी।
ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख रहे हैं, ये 3000 वाला, ये ऐसा एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जिसमें जो क्वेश्चन में आपको करानी वो इसी में मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। ये आपकी तैयारी का बहुत ही बेहतर माध्यम है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और ये मेरी गारंटी है, मैं ग्रुप में भी ऐसी ऐसी तैयारी करवाऊंगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगी ना जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम में आना है। कौन सा माध्यम संचार का आधुनिकतम यांत्रिक साधन नहीं है? आधुनिक यांत्रिक साधन में क्या आएगा? संचार मतलब क्या होता है? संचार मतलब अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो ये सभी संचार में आएगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना, चाहे अपनी बात हो चाहे व्यक्ति हो। ये जो रेलगाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, बसेस हैं, कार है, ये सभी संचार का माध्यम है। इसके बाद टेलीफोन है, मोबाइल है, ये भी संचार का माध्यम है। पहले जो होता था संचार का माध्यम, जब टेलीफोन नहीं होते थे, क्या होता था? पत्र। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? संचार का आधुनिकतम यांत्रिक साधन कौन है? अब आपको देख रहे हैं कंप्यूटर तो यांत्रिक साधन ही है, मोबाइल भी यांत्रिक साधन है, टेलीफोन भी यांत्रिक साधन है, लेकिन पत्र जो है वो संचार का माध्यम तो है, लेकिन ये कोई यंत्र नहीं है। ये तो एक पत्र कागज़ है जिस पे व्यक्ति अपनी भावनाएं लिखकर एक जगह से दूसरी जगह पहले पहुंचाता था। जब भी मोबाइल, कंप्यूटर ये नहीं होते थे, टेलीफोन, तब ये एक संचार का साधन हुआ करता था, लेकिन ये आधुनिक संचार का साधन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्र इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सुपरवाइज़र में प्रबंधक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। मैं इसलिए ही जो मेन जो कठिन टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इतने समय से। ये आप लोग की डिमांड थी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ। इसके भी हम बहुत सारे इस तरह के प्रश्न भी कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न आने हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये जो पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना, विकिपीडिया के अनुसार ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है अभी तक, उनके करीब 70 से 90 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में अलग से कवर किए हैं। ये मैंने अलग से कवर किए हैं, और जिससे कि आपको एक जगह पे पूरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएं। अब वो पूछ रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक ये आई थी, और ये भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद आई। जब हम भारतीय स्वतंत्रता को 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1997 में ये आई थी। तो ये क्वेश्चन, ये योजना, इसलिए ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद आई। तो कौन सी योजना है? वो 9वीं पंचवर्षीय योजना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1997 से 2002 के बीच ये आई थी। और जब ये योजना आई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, उस समय अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल जी, याद रखिएगा, जब 9वीं पंचवर्षीय योजना आई तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे जब ये योजना आई। और ये जो नवी योजना थी, इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। किसको दिया था? आर्थिक और सामाजिक विकास को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया था। कब आई थी? 1 अप्रैल 1997 से आई थी, 31 मार्च 2002 तक आई थी, और ये आज़ादी के 50 वर्षों बाद आई। ये भी पूछ सकते हैं, नवी पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। जो नवी योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इस जो नवी पंचवर्षीय योजना आई थी, इसमें विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य भी शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछें कि ये नवी पंचवर्षीय योजना है 1997 में किसने शुरू की थी? तो ये संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा। किसने की थी? संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा ये नवी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। ये सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी। किस पर केंद्रित थी? सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास। मतलब इसका ये जो आदर्श वाक्य बोले या थीम बोले, तो सामाजिक न्याय और समानता के उद्देश्य के साथ ये लागू की गई थी। कौन सी योजना? नवी पंचवर्षीय योजना। कब आरंभ की गई थी? 1997 में ये आरंभ की गई थी।
सबसे पहली योजना कब आई थी? पहली योजना 1951 में आई थी और नवी योजना कब आई थी? 1997 में आई थी। मतलब देश की आज़ादी के 50 साल बाद ये योजना आई थी। तो आपको ये याद रखना है। और कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनी 2012 से 2007 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। पहली योजना जो आई थी वो 1951 में आई थी। कब आई थी? वो 1951 में आई थी। तो आपको याद रखना। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो 9वीं योजना थी उसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इसमें लक्ष्य रखा गया था 6.5 और विकास दर कितनी रही थी? और हमने जैसे लक्ष्य रखा लेकिन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो विकास दर रही थी 5.5। लक्ष्य की दर थी 6.5 और वृद्धि दर रही थी 5.4। तो ये आपको याद रखना है। ये जो टेबल होती है जो किस कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई, किस पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर है, ये मैंने आपको वही मेरे जो नोट्स है उसमें जो विकास की बुकलेट मिलेगी आपको प्रबंधन की, उसमें वन लाइनर फैक्ट कवर किए हैं। MCQ की बुकलेट में MCQ कवर किए हैं। इसमें आपको पूरी विकास दर सब याद हो जाएगी। ये है MCQ की बुकलेट, आप देख सकते हैं इस तरह की MCQ की बुकलेट, ये 3000 प्लस MCQ की मिलेगी। निम्नलिखित में से भारत में उच्चतम विकास वृद्धि जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है? मतलब अपन ने लक्ष्य कुछ रखा और मतलब टारगेट, जैसे कि अभी नवी पढ़ रहे तो नवी में 6.5 लक्ष्य था कि 6.5% वृद्धि पाएंगे, लेकिन पाया था केवल 5.4। लेकिन ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 2007 से ये 2012 तक आई थी। नवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 2007 से नवी पंचवर्षीय योजना 2012 तक आई थी। और ये शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये भी इसी योजना में आया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आपसे पूछेंगे ये जो 11वीं योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था? 6 से 14 वर्ष वाला निःशुल्क शिक्षा का, तो ये भी 11वीं योजना में आया था। और 2009 में ये प्रस्तुत हुआ था और 2010 में ये लागू हुआ था। तो 2007 से ये 2012 तक चली थी। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन, पिछड़े वर्गों की योजनाओं पर केंद्रित था। इसके अलावा इसका जो लक्ष्य था वो 9% था और ये 8% प्राप्त कर सका, लेकिन फिर भी ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना रही थी। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। समावेशी विकास पर ये केंद्रित थी। किस पे केंद्रित थी? समावेशी विकास पर ये केंद्रित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि योजना किस विकास पर केंद्रित थी? समावेशी। और इस 11वीं पंचवर्षीय की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता हुई थी वो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र पर दिया गया? क्या बोल रहे हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक, प्रथम द्वितीय पहली और तीसरी योजना जो कृषि पर ही आधारित थी, दूसरी में कृषि और उद्योग पर बल दिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से आई? पहले ये ध्यान रखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1961 से 66 में। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1961 से 66 में आई थी और ये 2 मॉडल पर आधारित थी जिसको सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल बोलते हैं। सैंडी व चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो 3000 वाला MCQ वाला सेट मिला है ना, उसमें जो पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ये MCQ दिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित, जितने भी पंचवर्षीय योजना है वो किस किस मॉडल पर आधारित थी उसमें लिखा हुआ है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक बल दिया है? कृषि पर दिया है। किस पर आधारित थी? ये सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सबसे मेन क्वेश्चन, किस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? किस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल। बहुत ही एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पक्का ही समझ लो। पिछली बार भी ये सुपरवाइजर में आया था कि किस योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है।
और इसका उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना। इसका उद्देश्य क्या था? देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना। और इसी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। आपसे पूछें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6% रखा गया। जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया? 5.6% रखा गया। यह योजना पूरी तरह से असफल रही क्योंकि लक्ष्य था 5.6% और मिला केवल 2.8%। तो इसमें कृषि और उद्योग दोनों को ही बेसिकली प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन ज़्यादा जो दी गई थी वो कृषि को दी गई थी। तो ये सभी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बता दी। गाडगिल योजना, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69 तक एक योजना अवकाश भी दिया गया था। तीसरी योजना की जो दयनीय विफलता हो गई थी तीसरी योजना के बाद, तो मैंने बताया है कि बहुत असफल रही थी, तो उसके बाद योजना अवकाश आया था 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। इस बीच की अवधि में 3 अलग अलग वार्षिक योजनाएं तैयार हुई थी, 66 से 67 में, 67 से 68 में, 68 से 69 में। 1966 से 67 में एक सूखे की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। एक और क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना को केवल 4 साल के लिए थी? कौन सी पंचवर्षीय से आप समझ रहे हो 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन एक पंचवर्षीय ऐसी योजना थी जो केवल 4 साल की थी, तो 4 साल के लिए थी, तो वो थी पंचवर्षीय योजना। मतलब जो 5वीं योजना थी, 5वीं योजना 4 वर्ष के लिए थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने से अधिक रही? किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने से अधिक रही, मतलब जितना बोला था उससे भी ज़्यादा रहा? सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये 1992 से 1997 तक थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1992 से 97 तक रही थी। ये अध्यक्ष थे इसके पीवी नरसिंह राव और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष थे, एक सेकेंड, 8वीं पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष थे पीवी नरसिंह राव और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। ये भारत की राष्ट्रीय योजना थी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित होती थी। 8वीं योजना का उद्देश्य था मानव विकास। 8वीं योजना का ये क्वेश्चन आता है कि किस योजना का उद्देश्य मानव विकास था? तो 8वीं योजना का उद्देश्य मानव विकास था और इसी योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने से अधिक रही थी। और 8वीं योजना जो थी वो 2 वर्ष देर पहले, ये 90 में आरंभ होना था, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो गई थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, जिसके कारण ये 2 वर्ष लेट स्टार्ट हुई थी। इसका मेन जो उद्देश्य था वो औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण भी था। मतलब ये तकनीकी विकास पर आधारित थी। किस पे थी? तकनीकी विकास पर आधारित थी। इसको 1990 में जारी होना था, लेकिन ये नहीं हो पाई, जिसके कारण ये 1992 में हुई थी। राजीव गांधी इसके समय के प्रधानमंत्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। जब ये योजना आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं के थे राजीव गांधी। 6वीं जो योजना थी उसके राजीव गांधी थे। और आपसे पूछें कि ये कब से कब तक चली, तो पहले कब शुरू होनी थी? तो 1990 में शुरू होनी थी और ये 97 तक थी। सबसे सफल, देखो आर्थिक समृद्धि दर कब रही है? 8वें में ज़्यादा रही, लेकिन सबसे सफल कौन सी योजना रही है? तो वो है, सबसे सफल योजना 11वीं योजना है, जो नरसिंह राव के उसमें हुई थी। 11वीं योजना सबसे सफल थी। 11वीं योजना किसके में हुई थी? नरसिंह राव के समय पे हुई थी, वो सबसे सफल है। लेकिन आर्थिक समृद्धि की दर अपने से अधिक कब रही थी? 8वीं योजना में रही थी। और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये 2 वर्ष लेट स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। किसके कारण हुई थी? 2 वर्षों राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 वर्ष लेट से स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी वो उसके मेन 2 टारगेट थे। तो एक तो था गरीबी निवारण और दूसरा क्या था?
तो सबसे ज़्यादा तो जो पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया? तो आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया। और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी ही हटेगी। तो ये आपको याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? सबसे पहले ये याद रखना है 1974 से 78 तक आई थी। मैंने बताया था कि ये ऐसी योजना है जो केवल 4 वर्ष तक चली थी। वैसे जो योजनाएं रहती हैं वो 5 वर्ष के लिए होती हैं, लेकिन ये एक योजना थी जो 4 वर्ष के लिए चली थी। और इसमें गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन या निर्धनता निवारण एक उद्देश्य था, और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का में 1978 में नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इस योजना को खारिज कर दिया था। 1978 में मोरारजी देसाई बने थे, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार थी, मोरारजी देसाई बने और उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम जो बना हुआ था पहले, उसमें इसमें संशोधन भी किया गया था। तो आपको याद रखना है और ये भी याद रखना, पंचवर्षीय योजना कौन जारी करता है? तो पंचवर्षीय योजना जो जारी करते हैं वो योजना आयोग करता है। 5वीं योजना का उद्देश्य क्या था? एक तो निर्धनता उन्मूलन था, और एक और क्या था? एक तो निर्धनता उन्मूलन था और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और 1974 से 78 तक ये हुआ था। इस योजना का जो जीडीपी लक्ष्य था वो 4.4% रखा गया, लेकिन ये जो इसका बना था 4.8% ये हुआ था। मतलब 4.4 इसका लक्ष्य था, लेकिन ये क्या हुआ था, ये इसमें 4% की इसने वृद्धि ही की थी। मतलब अच्छी खासी रही थी ये योजना 1974 से 78 वाली। तो आपको याद रखना है 4 वर्ष के लिए कौन सी योजना रही थी? 4 वर्ष के लिए जो योजना रही थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। क्या होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। अभी वर्तमान में अगर वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा है, और 2023 में जो थे वो है मोंटेग सिंह आहूवालिया हैं। और सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के। और योजना आयोग जो था, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है। तो अब योजना आयोग तो है नहीं, अब योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष ही रहे थे मोंटेग सिंह आहूवालिया। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। पहले योजना आयोग होता था, लेकिन अब उसकी जगह नीति आयोग हो गया है, तो इसलिए योजना आयोग के लास्ट अध्यक्ष मोंटेग सिंह आहूवालिया है। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष की बात करें, योजना आयोग के जो थे लास्ट वो थे चेतन सोलंकी। तो ये आपको चेतन कश्यप थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अभी वर्तमान में नीति आयोग की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के जनक कौन है? अगर आपसे पूछे तो एम विश्वेश्वरैया जो हैं वो योजना आयोग के जनक हैं। कौन है? एम विश्वेश्वरैया योजना आयोग के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण जो विकास योजना है वो 1982 में आई थी, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं। ये 12 जुलाई 1982 में आई थी। और 1980 से 85 तक कौन सी योजना चली थी? 6वीं योजना चली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6वीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 6वीं पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। एक और आता है कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था।
आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 6वीं योजना के दौरान हुई थी। अगली है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा किसका बोल रहे हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये तो जो जॉन सैंडी और सुखमें चतुर्वेदी मॉडल पर आधारित थी, जिसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। 1961 से ये 66 में आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद ही योजना अवकाश दे दिया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास, मतलब खुद से ही पोषण हो, खुद का ही विकास हो। कृषि और उद्योग पर इसमें बल दिया गया था। तो ये दोनों फैक्ट इसके आप लोग याद रखना। फ्रेंड, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए और शेयर करते जाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुँचे। सहकर्मियों में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार? ये साथ वाले लोग हैं जो काम करते हैं, अगर आपको उनमें ऐसा बनाना है अच्छे से मिलजुल कर सब काम करें, तो क्या उनको उपदेश दो, लेक्चर दो कि तुमको काम करना चाहिए, तो वो कर पाएंगे? या सहयोग पर चित्र देखो ये सहयोग, 2 लोग सहयोग कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, चित्र दिखाकर कर सकते हैं। कोई रचना वाला काम देके नहीं, ये कर सकते हैं सामूहिक। अगर कोई सहयोग की भावना का विकास करना है तो एक व्यक्ति को नहीं, जबकि जो प्रबंधन है या किसी कोई कंपनी है उसमें समूह में काम देना चाहिए। जब समूह में सब लोगों को मिलकर काम करना होगा तभी सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। अगला है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का किया था डीपी धर ने। बीएन गाडगिल योजना 3rd योजना को कहा जाता है। अशोक मेहता ने तो वो अपना पंचायत राज सुझाव दिया था, तो अशोक मेहता नहीं है, बीएन गाडगिल नहीं है, डीपी धर हैं। कौन से हैं? डीपी धर हैं। डीपी धर ने 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र तैयार किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। डीपी धर ने इसका अभिगम पत्र या अप्रोच पेपर तैयार किया था और ये गरीबी हटाओ पर आधारित थी और ये 4 साल की ही रही थी। 1978 में जैसे ही मोरारजी देसाई सरकार में आए थे, उन्होंने इस योजना को समाप्त कर दिया था। तो आपको ये याद रखना है। जो भी फैक्ट बताऊँ लिखते ज़रूर जाया कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, सुपर डुपर। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।